हेलो स्टूडेंट्स, लैंड लॉ की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ मीनाक्षी कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। हम राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 पर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के टॉपिक अपील, रेफरेंस, रिवीजन एंड रिव्यू के बारे में। अपील, निर्देश, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन से संबंधित जो प्रावधान इस अधिनियम में बताए गए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम केवल अपील के बारे में पढ़ेंगे जो सेक्शन 74 से लेकर सेक्शन 81 तक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 82 के बारे में बात करेंगे जो आपका रेफरेंस पर चर्चा करता है। ठीक है, तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 74 की। सेक्शन 74, ये देखिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि ये घोषणा मात्र है। किस बात की? इस बात की कि अपील वहीं की जाएगी जहां पर इस अधिनियम में बताया है। मतलब इस अधिनियम में जो भी उपबंध है, ठीक है ना, जहाँ पर जो भी प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही रहते हुए अपील की जाएगी, अन्यथा अपील नहीं की जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 74 क्या कहता है हमें कि अपील इस अधिनियम द्वारा यथा अनुज्ञात होगी। अपील टू बी एज अलाउड टू बाय दिस एक्ट। तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि के होते हुए भी इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम में जैसा भी, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसा इस अधिनियम में प्रोविज़न कर रखा है उसके अंडर ही रहते हुए, किसी भी राजस्व ने उसके अंडर रहते हुए, इसमें उपबंधित होने के सिवाय, मतलब इस अधिनियम में प्रोविज़न होने के अलावा किसी भी राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश की अपील नहीं होगी। क्लियर हुई बात? कहने का मतलब है सेक्शन 74 के अनुसार राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश की अपील नहीं होगी जब तक कि यह अधिनियम ऐसी इस प्रकार व्यवस्था नहीं करता या यह अधिनियम अपील को अनुज्ञात नहीं करता, अपील की परमिशन नहीं देता। ठीक है, तो ये सेक्शन 74 है, केवल घोषणा मात्र थी इसमें, आपकी ये ध्यान रखने की बात है। फिर बात करते हैं हम सेक्शन 75 और 76 की, जो काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 75 बात करता है फर्स्ट अपील की, फर्स्ट अपील किसकी फर्स्ट अपील, किसके निर्णय की फर्स्ट अपील किसको होगी। और 76 बात करता है सेकंड अपील की, जिन्हें मैंने आप लोगों के पढ़ाई अध्ययन की दृष्टि से ईजी बनाने के लिए आगे देखिए इस तरह से डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बात करें, अगर इन मैटर्स को मैंने इसमें डिवाइड करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अगर भू राजस्व के मामलों की। ठीक है, तो भू राजस्व से संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा कोई मूल आदेश पारित किया गया, उसकी पहली अपील होगी कलेक्टर को और दूसरी अपील होगी राजस्व अपील अधिकारी को। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से भू राजस्व का मामला जो कि सहायक कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, कलेक्टर द्वारा पारित जिस मूल आदेश की पहली अपील कहाँ होगी? राजस्व अपील प्राधिकारी को और दूसरी अपील होगी रेवेन्यू बोर्ड यानी कि राजस्व मंडल को। क्लियर हो गई बात? तो ये जो बात थी ये किससे संबंधित थी? भू राजस्व से संबंधित। अब हम बात करेंगे भू अभिलेखों के मामले, लैंड रिकॉर्ड से संबंधित जो मामले हैं उनके बारे में। तो सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा जो भी मूल आदेश पारित किया गया है उसकी पहली अपील किसको होगी? भू अभिलेख अधिकारी को, और दूसरी अपील किसको होगी? भू अभिलेख निदेशक को। सेकेंडली, भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश, अगर कोई ऐसा मूल आदेश है जो भू अभिलेख अधिकारी ने पारित किया है तो उसकी पहली अपील किसको होगी? भू अभिलेख निदेशक को, और दूसरी अपील का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है तो ऐसे मामले में राज्य सरकार को पुनरीक्षण का आवेदन किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? फिर थर्ड बात करते हैं हम सेटलमेंट यानी कि बंदोबस्त या भू प्रबंध के मामलों में। तो सहायक बंदोबस्त अधिकारी द्वारा अगर कोई मूल आदेश पारित किया गया है तो उसकी पहली अपील जो होगी वो बंदोबस्त अधिकारी को होगी, दूसरी अपील जो होगी वो बंदोबस्त आयुक्त यानी कि सेटलमेंट कमिश्नर को होगी। ये हो गई दूसरी अपील आपकी। थर्ड, कि बंदोबस्त अधिकारी ने अगर मान लीजिए बंदोबस्त अधिकारी ने कोई मूल आदेश पारित कर दिया तो उसकी पहली अपील होगी बंदोबस्त आयुक्त को और दूसरी अपील होगी रेवेन्यू बोर्ड को। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये देखा कि सेक्शन 75 और 76 किस तरह की व्यवस्था करता है फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के मामले में। अब हम बात करें अगर सेक्शन 77 की, तो सेक्शन 77 बताता है कि ये उन आदेशों के बारे में बात करता है जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तो ध्यान रखिए 75 और 76 तो किसकी बात करते हैं? फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील की। क्योंकि 77 जो है वो कुछ ऐसी कंडीशंस आपको बता रहा है, कुछ ऐसे आदेशों का उल्लेख कर रहा है कि उन आदेशों के विरुद्ध अपील की ही नहीं जा सकती।
ऐसे कौन से आदेश है? तो फर्स्ट है भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 की धारा 5 में बताए गए आधार पर पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू के लिए अपील या आवेदन पत्र को ग्रहण करने के आदेश की। तो वहाँ इसकी कोई कुछ अपील नहीं हो सकती इस प्रकार के आदेश की। दूसरी, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन पत्र को अस्वीकार करने के आदेश की। अगर अस्वीकार कर दिया गया है तो भी नहीं होगी। तो फर्स्ट तो देखिए ऐसे समझिए कि अगर भारतीय परिसीमा अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट जो है उसके अंतर्गत उसकी सेक्शन 5 में बताए गए आधारों पर रिव्यू के लिए अपील या आवेदन पत्र को ग्रहण करने को कोई आदेश दिया गया, उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। ठीक है ना। दूसरी चीज़, रिव्यू के लिए या रिवीजन के लिए किसी एप्लीकेशन को अस्वीकार कर दिया गया है तो उसको अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। तीसरी बात, ऐसे आदेश जो इस अधिनियम के अंतर्गत अंतिम घोषित कर दिए गए, इस एक्ट के प्रोविजंस के अंडर रहते हुए फाइनल डिक्लेयर कर दिए गए हैं, उन फाइनल ऑर्डर्स के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की कोई अपील नहीं होगी। क्लियर। फोर्थ इज, किसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध भी अपील नहीं की जा सकती। यहाँ पर एक है इंटरिम ऑर्डर, इसे अंतरिम कर लीजिए। ये क्या है आपका? अंतरिम आदेश। तो किसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध भी अपील नहीं की जा सकती। किसी इंटरिम ऑर्डर, अभी तक फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ, अभी इंटरिम ऑर्डर ही है, तो उस अंतरिम आदेश के विरुद्ध भी अपील नहीं की जा सकती। क्लियर। फिर बात करते हैं हम सेक्शन 78। सेक्शन 78 बात करता है लिमिटेशन फॉर अपील्स के बारे में, यानी कि अपीलों के लिए क्या परिसीमा निर्धारित की गई है। तो देखिए, ऐसा आदेश जिस पर आपत्ति, तीन ही चीज़ें ध्यान रखनी है मेनली आपको। एक तो आपके 30 दिन है, एक है 60 दिन, एक है 90 दिन। अब कैसे कैसे हैं ये देखिए। फर्स्ट, ऐसा आदेश जिस पर आपत्ति की जाती है उसे प्राप्त करने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर कलेक्टर को भू अभिलेख अधिकारी को या बंदोबस्त अधिकारी को अपील की जा सकती है। कहने का मतलब है ऐसा आदेश जिस पर कोई आपत्ति की गई है, जैसे ही उस आदेश की प्रति आपको प्राप्त हो गई, 30 दिन की अवधि के भीतर कलेक्टर को या भू अभिलेख अधिकारी को या सेटलमेंट ऑफिसर को अपील कर सकते हो आप। दूसरी बात, राजस्व अपील प्राधिकारी, भू अभिलेख निदेशक और बंदोबस्त आयुक्त को की जाने वाली अपीलों के लिए समय सीमा क्या है? 60 दिन। अगर इन तीनों को कोई अपील की जानी है तो उसकी समय सीमा क्या होगी? 60 दिन। जबकि कलेक्टर को और भू अभिलेख अधिकारी को की जानी होगी तो समय सीमा क्या होगी? 30 दिन। और इनकी हो गई 60 दिन। अब बात करते हैं रेवेन्यू बोर्ड की, कि अगर रेवेन्यू बोर्ड को अगर की जानी है अपील तो कितने दिन की अवधि होगी? 90 दिन की। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 30, 60, 90 वाला टाइमिंग लर्न करना है। फिर बात आती है कि अपील की अवधि समाप्त होने के बाद भी अगर रीजनेबल कॉज बताया जाता है अपीलार्थी के द्वारा तो यह जो है वो अधिकारी का या जो रेवेन्यू कोर्ट है या रेवेन्यू ऑफिसर है उसका क्या है? विवेकाधिकार का मामला है, उसको ठीक लगता है तो वो उसको परमिट कर सकता है। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं हम सेक्शन 79 की। सेक्शन 79 बात करता है दस्तावेज, उन दस्तावेजों के बारे में जिनको संलग्न किया जाना ज़रूरी होता है। कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्टेड टू अ कंपनी पिटीशन के साथ जिनको लगाया जाना होगा। तो अपील के ज्ञापन के साथ विवादित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ में प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। ठीक है ना। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल आपको बताया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, यानी कि अपील तो आप दे ही रहे हो, और जो भी डिस्प्यूटेड ऑर्डर है, जो विवादित आदेश है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी, उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी उस अपील के साथ में लगाई जाएगी। क्लियर हुई बात। फिर बात करते हैं हम सेक्शन 80 के बारे में। सेक्शन 80 बात करता है अपील प्राधिकारी की शक्तियों के बारे में, जो पावर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। तो देखिए, अपील ग्रहण करने के संबंध में जो है अगर हम बात करें तो अपील को ग्रहण करने या मंजूर करने की शक्ति है उसके पास में। दो तरीके की पावर्स को हमने यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट तो हम बात कर रहे हैं अपील को ग्रहण करने या मंजूर करने की शक्ति, और दूसरी पावर होगी इसकी अपील ग्रहण करने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी इसकी। ठीक है ना। तो फर्स्ट अगर हम बात करें अपील को ग्रहण करने की शक्ति, तो उसके अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपील प्राधिकारी या तो उसको ग्रहण करेगा या फिर वो उसको या अभिलेख पर मंगवा कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर उसको नामंजूर कर देगा। देखो, या तो वो क्या करेगा, उसको स्वीकार कर ले, है ना, या फिर अगर वो नामंजूर करे तो उसको सुनवाई का अवसर देगा अपीलार्थी को, उसके बाद वो उसे नामंजूर करेगा। किंतु दो कंडीशंस ऐसी है जब वो अभिलेख को अपने पास मंगाने के लिए, भाई वो कहना कि अपने पास मंगाने के लिए बाध्य नहीं है, वो डायरेक्ट ही मना कर सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है? कि यदि अपील मियाद बाहर है, यानी कि आउट ऑफ लिमिटेशन है, तो उसकी
परिसीमा अवधि समाप्त हो चुकी है, या फिर ऐसे मामले जिनमें अपील होती ही नहीं है, ऐसे मैटर्स से संबंधित है जिसमें कोई अपील होनी ही नहीं है, तो वो उनको वहीं पर भेज रिजेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ होती है अपील ग्रहण करने के बाद की प्रक्रिया। तो अपील ग्रहण करने के बाद अपील प्राधिकारी दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के लिए निश्चित तिथि और समय तय करेगा। देखो जैसे ही अपील ग्रहण कर ली, अब क्या होगा कि अपील प्राधिकारी दोनों ही पार्टीज को बोलेगा कि आपको ये जो डेट देगा कि आपको इस दिन हियरिंग होगी, इस हियरिंग की डेट देगा, टाइम देगा, और ऐसे समय और तिथि पर उपस्थित होने के लिए नोटिस भी इशू करेगा। ऐसा नोटिस गैर अपीलार्थी पर नियमानुसार तामील किया जाएगा, तो वहाँ ही वो व्यक्ति पार्टी हो नहीं हो तो उस पर अकॉर्डिंग टू रूल्स वो तामील किया जाएगा। पक्षकारों की सुनवाई के बाद, अब देखिए पक्षकारों की सुनवाई मान लीजिए उस पर्टिकुलर दिन हो गई, उसके बाद अपील प्राधिकारी अपील का निर्णय करते समय निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है। अब क्या क्या करेगा वो आदेश पारित क्या क्या दे सकता है, वो उसके विवेक पर डिपेंड करता है। जैसे विवादित आदेश की पुष्टि भी कर सकता है, अर्थात विवादित आदेश को सही मानकर अपीलार्थी की अपील को खारिज कर सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि विवादित आदेश में कोई परिवर्तन किसी प्रकार का अगर चेंज करना हो आंशिक रूप से, तो वो परिवर्तन भी उसमें कर सकता है। तीसरा, विवादित आदेश को उलट सकता है, चेंज कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। फोर्थ, आगे जांच करने अथवा अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए जैसा उचित समझे वैसा दिशा निर्देश दे सकता है, या फिर स्वयं भी साक्ष्य ले सकता है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए अपील प्राधिकारी को उचित लगता है तो उस मामले का अभिलेख वापस लौटाकर कुछ निर्देशों के साथ में नए सिरे से विनिश्चय करने का आदेश भी वो दे सकता है कि भैया मैंने ये जो रिकमेंड ये डायरेक्शंस है इसमें डाल दिए, इन डायरेक्शंस को फॉलो करके नए स्तर से निर्णय निकाला जा सके कर वापस वो पिछला जो भी कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट था या अधिकारी था उनके पास वापस भेज सकता है। क्लियर हुई बात। अब हम बात करेंगे सेक्शन 81 के बारे में, जो बात करता है कि निचले न्यायालय के आदेशों का निष्पादन रोक देने की शक्ति। तो देखिए, जब किसी मामले में अपील ग्रहण कर ली जाती है तो अपील प्राधिकारी विवादित आदेश के निष्पादन पर अपील के निर्णय होने तक रोक का निर्देश दे सकता है। देखिए, जब किसी मामले में अपील ग्रहण कर ली गई है तो अब अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी कि अगर मान लीजिए अभी तक कोई डिसीजन है तो अपील के निर्णय होने तक क्या करेगी, वो जो विवादित आदेश का निष्पादन है, जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होना है, उस पर रोक लगा देगी कि अभी भाई मिस्टर ए आपके खिलाफ मामला वहाँ पर पेंडिंग है, आपके अगेंस्ट अपील हुई है, तो पहले उस अपील की सुनवाई हो जाने दीजिए, बाद में आप कार्य करवाना, आदेश का निष्पादन बाद में करना। ठीक है ना। दूसरी चीज़, जब किसी मामले में अपील प्रस्तुत नहीं की जाती है तो अपील की समय सीमा समाप्त होने से पहले किसी भी ऐसे आदेश के निष्पादन पर आदेश पारित करने वाले राजस्व न्यायालय प्राधिकारी द्वारा रोक देने का निर्देश दिया जा सकता है। ठीक है ना। तो जब किसी मामले में अपील प्रस्तुत की ही नहीं गई तो अपील की समय सीमा समाप्त होने से पहले किसी भी ऐसे आदेश के निष्पादन पर आदेश पारित करने वाले राजस्व न्यायालय प्राधिकारी द्वारा रोक देने का निर्देश दिया जा सकता है। ठीक है। तीसरी बात की उपयुक्त प्रकार के किसी भी आदेश पर रोक लगाते समय राजस्व का न्यायालय यानी कि जो रेवेन्यू कोर्ट या फिर अपीलेट अथॉरिटी कुछ शर्तें भी लगा सकती है अपनी तरफ से, या फिर बिना शर्त के भी आदेश रोक के आदेश दे सकती है, या फिर जैसा उचित समझे प्रतिभूति प्रस्तुत करने का निर्देश यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने का निर्देश भी दिया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये था कि निचले न्यायालयों के आदेशों के निष्पादन को रोक देने की शक्ति किस तरह से है उससे ऊपर के न्यायालय को। ठीक है। तो आज के जो लेक्चर में हमने अपील से रिलेटेड सारी बातें पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हुए रेफरेंस रिवीजन आदि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।